थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था हमारा और उसमें हमने इंट्रोपी पे अच्छे से काम कर लिया था। सिस्टम का इंट्रोपी निकालना हमें आ गया था, रिवर्सिबल प्रोसेस में भी, इरिवर्सिबल में भी। आज हम देखने जा रहे हैं कि सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे अगर सिस्टम में कोई चेंज आता है तो। सिस्टम में कोई गैस है, वो एक्सपैंड कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई चेंज सराउंडिंग में तो आ रहा होगा। तो आज हम ये पता करेंगे कि सराउंडिंग में जो चेंज आ रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग उसका इंट्रोपी किस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हेडिंग दे लो, इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। और एक बात बताओ, अगर मान लो ये कमरा हमारा सिस्टम है तो इस कमरे को छोड़कर पूरा हमारा यूनिवर्स जो है वही सराउंडिंग हो गया। तो अगर इस कमरे में कोई चेंज आता है, इस कमरे में कोई भी चेंज आता है ना, गैस एक्सपैंड करता है, कंप्रेस करता है, कुछ भी होता है। सपोज करो हमारा जो पूरा अर्थ है वही सिस्टम है और अर्थ जो है वो एक एटम बम की तरफ फट गया। सपोज करो, मान लो कि एटम बम की तरफ फट गया। अगर वो एटम बम की तरफ फट भी गया तो उसपे जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसके कंपैरिजन में ये जो हमारा जो पूरा अर्थ है और इस पे जो छोटा छोटा सिस्टम में घटना घट रही है उसकी वजह से हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी हमारा सराउंडिंग है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि जो सराउंडिंग है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, हीट जाता है, हीट आता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इमीडिएट सराउंडिंग में फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सिस्टम को छोड़कर जो पूरा यूनिवर्स है वो क्वासी स्टैटिक होता है, वो हमेशा ठहरा हुआ रहता है। उस पे कोई भी मिजरेबल ओवरऑल चेंज नहीं आता सिस्टम में किसी भी चेंज के करेस्पॉन्डिंग। सिस्टम में रिवर्सिबल चेंज हो चाहे इरिवर्सिबल चेंज हो, उसके करेस्पॉन्डिंग सराउंडिंग जो है शांत रहता है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें कोई भी चेंज आता है तो मानकर चलो कि वो क्वासी स्टैटिक रहता है। क्वासी स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ प्रतीत होना। पहली बात, ऐसे भी सोचो, अगर मान लो पूरा अर्थ जो है वो एटम बम की तरफ फट गया तो उससे यूनिवर्स के एवरेज टेम्परेचर में क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। जो पहले था टेम्परेचर वही बाद में भी रहेगा। यही रीजन है कि यूनिवर्स के केस में टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट लेते हैं। और किसके बराबर लेते हैं? तो अगर तुमको टेम्परेचर दिया हुआ है तो वो लोगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो तुम सिस्टम के बराबर लोगे, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो तुम सिस्टम के बराबर ही लोगे। अगर नहीं दिया है तो मानकर चलोगे कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वही हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, इमीडिएट सराउंडिंग का लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या क्या बात बताएं? सराउंडिंग के केस में दो एसम्पशन लिया जाता है। कौन कौन सा? पहला एसम्पशन है सराउंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक बताए थे कि सवाल में मेंशन किया रहे तो उसका मीनिंग रिवर्सिबल समझना। ठीक है, ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज कंसिडर्ड कांस्टेंट। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, डीएस सराउंडिंग बराबर क्या हो जाएगा? तो डीएस बराबर क्या था? डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी। और हम बोल रहे हैं कि सराउंडिंग जो है उसको हमेशा क्वासी स्टैटिक, यानी सराउंडिंग तो हमेशा रिवर्सिबल होगा। सिस्टम में अगर कोई भी चेंज आया, गैस हमारा एक्सपैंड किया रिवर्सिबल तरीके से चाहे इरिवर्सिबल तरीके से, उसके करेस्पॉन्डिंग सराउंडिंग जो है वो हमेशा रिवर्सिबल चेंज में जाएगा। इतना याद रखना, सिस्टम में रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, उसी के करेस्पॉन्डिंग जो सराउंडिंग में चेंज है उसको हमेशा हम रिवर्सिबल मानकर चलते हैं। सिस्टम में फास्ट चेंज आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सराउंडिंग पे। सराउंडिंग में हमेशा जो चेंज आता है स्लो होता है, चाहे वो इमीडिएट सराउंडिंग हो चाहे वो पूरा का पूरा यूनिवर्स हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डीएस सराउंडिंग बराबर डीक्यू सराउंडिंग बाय कैपिटल टी। और बताओ डीक्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा? डीक्यू सराउंडिंग को हम लिख सकते हैं माइनस डीक्यू सिस्टम। जो हीट सिस्टम से रिलीज होगा सराउंडिंग उसको एक्सेप्ट करेगा और जो हीट सराउंडिंग से रिलीज होगा वो हीट सिस्टम में ऐड होगा। यानी मैग्नीट्यूड दोनों हीट का सेम होगा लेकिन साइन क्या होगा? तो अलग अलग होगा। तो हमने लिख दिया डीक्यू सराउंडिंग को माइनस डीक्यू सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू, टेम्परेचर क्या बोले थे? कांस्टेंट लिया जाता है तो टेम्परेचर बाहर आ जाएगा, डीक्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। तो डेल्टा सराउंडिंग बराबर हो गया माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। चाहे कोई भी प्रोसेस हो सीधे हट जाओ, सबसे आसान है ये। सराउंडिंग वाला सबसे आसान होता है, समझाने की बातें हो गई। डेल्टा सराउंडिंग बराबर माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, बस हो गया है ना। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, सब में ये फॉर्मूला लगाएगा डेल्टा सराउंडिंग बराबर माइनस क्यू सिस्टम बाई टी।
चाहे प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, हर जगह पे यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसको रट जाओ, सराउंडिंग का काम तुम्हारा हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर प्रोसेस एडियाबेटिक रहा तो एडियाबेटिक में क्यू क्या होता है, जीरो। तो क्यू अगर जीरो रहेगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा जीरो होगा। एडियाबेटिक रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, वैक्यूम हो, कुछ भी हो, उस केस में डेल्टा एस सराउंडिंग आपका हमेशा जीरो आना है। ठीक है, इसको नोट कर लो। और इसके लिखने के जस्ट बाद हमारा सिस्टम का एंट्रोपी भी कंप्लीट हो गया, सराउंडिंग का एंट्रोपी भी कंप्लीट हो गया। तो जो भी हम पढ़े हैं उसमें आइसोथर्मल एडियाबेटिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों का हम एक बड़ा सा टेबल बना देंगे जो भी हमने पढ़ा है उसके सहारे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या क्या हम लोग सीख गए? हम लोग सीख गए डेल्टा एस सिस्टम निकालना, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना, और अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा एस टोटल, यानी डेल्टा एस यूनिवर्स का। प्रोसेस कौन कौन सा है? एक रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। तो इधर हम लिख रहे हैं रिवर्सिबल, दूसरा होगा इरिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल में दो केस हम देखा करते थे। पहला केस होता था अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, और दूसरा केस होता था फ्री एक्सपेंशन का, चाहे वैक्यूम का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? तो याद करो, आइसोथर्मल में सिस्टम का, जो कि पिछले क्लास में बताए थे, तीनों फॉर्मूला सेम होता था क्योंकि इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है। तो क्या फॉर्मूला आएगा? NR/ln V2 by V1, चाहे NR/ln P1 by P2 आया था। और यही सेम फॉर्मूला तीनों में। तो एक हम लिख रहे हैं, अगला अंडरस्टूड है, दूसरा भी होगा NR/ln V2 by V1, और ये भी हो जाएगा NR/ln V2 by V1। सही है बच्चों? डेल्टा है सराउंडिंग। ठीक है, तो एक बात बताओ, रिवर्सिबल, सेकेंड लॉ का पहला क्लास, रिवर्सिबल में बताए थे कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज चाहे डेल्टा एस टोटल पे हम कमेंट किए थे तीन प्रोसेस में, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और रिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस में टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस में टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो टोटल एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का जीरो होता है। तो पहले हम इसको लिख रहे हैं, ये हो गया जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ये पक्के से क्या आएगा? -NR/ln V2 by V1 आएगा, है ना? क्योंकि अगर ये NR/ln V2 by V1 है सिस्टम, तो सराउंडिंग कितना होगा कि दोनों को जोड़ के ये जीरो आ जाए। तो अगर ये 15 है तो ये -15 होगा, अगर ये 20 है तो ये -20 होगा। ठीक है, तुम बोलोगे नहीं, इसको फॉर्मूले से निकालना है। तो एक काम करो, फॉर्मूले से निकालो। डेल्टा सराउंडिंग क्या था? डेल्टा सराउंडिंग हमारा था -Q सिस्टम बाई T, ये फॉर्मूला था। इससे निकाल के देखो सेम आता है कि नहीं। तो आइसोथर्मल में -Q सिस्टम W सिस्टम होता है क्योंकि डेल्टा U जीरो। W क्या लिखोगे? वर्क डन। तो वर्क डन होता है -NRT/ln V2 by V1। तो -Q सिस्टम W हो गया। W लिखोगे -NRT, तो T से T कट गया, बचा -NR/ln V2 by V1। तो यही है -NR/ln V2 by V1। फॉर्मूले से भी वही आ रहा है। लेकिन जब भी कभी रिवर्सिबल तुमको दिखे तो ऑलवेज तुम टोटल से करना, बहुत आराम से निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम निकल गया, उसका मैग्नीट्यूड वही होगा, साइन चेंज कर दो, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इरिवर्सिबल में क्या करोगे? तो इरिवर्सिबल में, है ना, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव होता है तो ये डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। तो हम करेंगे क्या? जो भी प्रोसेस दिया है उसका -Q सिस्टम निकाल लो, -Q सिस्टम। ठीक है, तो -Q सिस्टम किस प्रोसेस का है? इरिवर्सिबल का है। तो हम -Q सिस्टम की जगह लिख दिए -Q इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T। अब देखो, ये लिखने पर लोगों को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो DS का डेफिनेशन था वो तो था DQ रिवर्सिबल बाई T, तो यहां पे इरिवर्सिबल कैसे आया? तो यहां पे इरिवर्सिबल सिस्टम के इरिवर्सिबल होने की वजह से आया है। ये -Q इरिवर्सिबल जो है वो सराउंडिंग के लिए रिवर्सिबल ही है। हमारा फॉर्मूला वही है, हमारा यहां फॉर्मूला वही सेम लग रहा है, DQ रिवर्सिबल बाई T, लेकिन हमने बोला कि सराउंडिंग ऑलवेज रिवर्सिबल होता है। तो यहां पे जब तुम सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज लिखोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा -Q सिस्टम बाई T, और Q सिस्टम जो है, Q सिस्टम, ये सिस्टम के रेस्पेक्ट में इरिवर्सिबल है ना। तो यहां पे इरिवर्सिबल लिखने से फॉर्मूला इरिवर्सिबल का नहीं हुआ, फॉर्मूला तो रिवर्सिबल का ही है, लेकिन हमारा सिस्टम का डेटा जो है वो इरिवर्सिबल वाला आ रहा है। और वो डेटा हम इस फॉर्मूले में जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि वही सेम डेटा, सिस्टम का जो डेटा होता है वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हमेशा रिवर्सिबल होता है। तो अगर आप -Q इरिवर्सिबल भी लिखते हो तो भी आप सही लिख रहे हो, क्योंकि सराउंडिंग के लिए वो रिवर्सिबल ही है।
ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्यों लिखे उसको, क्योंकि बहुत जगह तुमको लिखा हुआ दिख सकता है, फालतू का कंफ्यूजन नहीं हो उससे बचने के लिए हम लोग सीधे लिखेंगे माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। जब भी तुमसे पूछेगा डेल्टा सराउंडिंग आइसोथर्मल में तो माइनस क्यू सिस्टम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो जो तुमको प्रोसेस दिया है उसमें वर्क डन निकालो और उस वर्क डन को डिवाइड कर दो टेम्परेचर से, तुम्हारा सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकल के चला आएगा। ठीक है, इसी को और क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू सिस्टम बाई टी। ठीक है, यहां पे हमने वही किया था, टी से टी कट गया तो ये बच गया। यहां पे हम वो चीज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डब्ल्यू सिस्टम इरिवर्सिबल के केस में होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, चाहे माइनस एनआरटी और ब्रैकेट के अंदर में आया था 1/P2 माइनस 1/P1 और आगे में पी एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आया था डब्ल्यू सिस्टम, मिटा देंगे वैसे लिख के। डब्ल्यू सिस्टम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में आया था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। फिर हमने क्या किया था, माइनस पी एक्सटर्नल, इसको ब्रेक कर दिया था, तो ब्रेक करोगे तो आ जाएगा एनआरटी 1/P2 माइनस 1/P1 के बराबर। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ये सब कॉपी पीछे का रिवाइज करते रहना, याद रहेगा। खैर जो भी हो, निचोड़ क्या है अब तक का, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमेशा सेम होगा, एनआरएलएन V2/V1। टोटल जीरो होता है रिवर्सिबल में, तो सराउंडिंग का क्या होगा, उसको उल्टा कर दो, बस माइनस साइन लगा दो। ठीक है, इरिवर्सिबल में पॉजिटिव होता है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको निकाल नहीं सकते, तो सीधे हम फॉर्मूले पे चले जाएंगे। जो भी प्रोसेस दिया हुआ है उसका हम फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या है फॉर्मूला, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी चाहे डब्ल्यू सिस्टम बाई टी। अब आ जाओ वैक्यूम में, तो वैक्यूम में क्यू सिस्टम क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। वैक्यूम में तो चारों जीरो हुआ था, तो जब तुम डेल्टा सराउंडिंग निकालोगे तो क्यू सिस्टम हो गया जीरो, और यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू दिया जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये अगर जीरो हो गया तो डेल्टा टोटल जो है वैक्यूम में इसके बराबर होगा। और वैक्यूम में हमेशा एक्सपेंशन होता है, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 बड़ा होगा V1 से, और V2 बड़ा होगा V1 से, तो ये टर्म 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होगा तो उसका लॉग जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चाहे ln जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये जीरो है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव तो आता ही है क्योंकि ये भी तो इरिवर्सिबल ही है। ठीक है, तो ये टेबल हो गया। तुरंत इसको खुद से वीडियो को पॉज करो और खुद से टेबल बनाने का प्रयास करो। क्या क्या सिखाया हम इसमें, सिस्टम का क्या होगा, ऑलवेज सेम एनआरएलएन V2/V1। ठीक है, सराउंडिंग का क्या होगा, तो रिवर्सिबल में सिस्टम वाला ही होगा, बस साइन उल्टा कर दो। वैक्यूम में जीरो हो जाएगा, बचा बीच में इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में फॉर्मूला लिख दो माइनस क्यू सिस्टम बाई टी चाहे डब्ल्यू सिस्टम बाई टी। हो गया खत्म आइसोथर्मल का, नोट कर लो इसको। अगला हेडिंग देना बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में फिर से हम टेबल को लिख रहे हैं। तो एडियाबेटिक में सबसे पहले इसको लिख दो, डेल्टा सराउंडिंग क्या है, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, और क्यू सिस्टम होता है जीरो, यानी कि रिवर्सिबल में भी जीरो, इरिवर्सिबल में भी जीरो, और वैक्यूम में भी जीरो, तीनों में सेम आ गया। ठीक है, अब डेल्टा सिस्टम क्या होगा, तो टोटल क्या होता है, टोटल तो जीरो होता है रिवर्सिबल में, तो ये भी क्या होगा, ये भी जीरो होगा। हो गया खत्म। ये वाला इरिवर्सिबल पी एक्सटर्नल कांस्टेंट का, तो ये कल बताए थे, कैसे बताए थे कि अगर इरिवर्सिबल में एडियाबेटिक आ जाए तो पहले एडियाबेटिक का फॉर्मूला लगा के, यानी कौन सा फॉर्मूला, CVM T2 माइनस T1 बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू आर T2/P2 माइनस T1/P1। ये फॉर्मूला लगाकर पहले आप T2 निकाल लो, और एक बार T2 निकल गया तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो N नॉर्मली CPM वाला आएगा, है ना, तो N CPM ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। ठीक है, अगर तुमको टेम्परेचर डायरेक्ट दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया, तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। तो इसको शॉर्टकट में लिखने का कोई तरीका नहीं है, तुमको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, लेकिन हम ये पूरा इसलिए लिखे ताकि पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। जब भी इरिवर्सिबल दें, पहले इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा के टेम्परेचर निकाल लो। स्टेट दोनों पहले निकालते हैं, तो स्टेट निकल गया, T2 निकल गया, और एक बार T2 निकल गया तो उसके बीच में हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस मानकर उसका डेल्टा एस निकालते थे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस मान के जब उसका डेल्टा एस निकालोगे तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा, और ये फॉर्मूला लग जाएगा तो सेम एंट्रोपी चेंज हमारे इरिवर्सिबल का भी होगा, क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, हो गया है। अब यहाँ आ जाए वैक्यूम में, तो वैक्यूम में क्या होता है बच्चों, वैक्यूम में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो सेम फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो ये तो कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, NRln P1/P2 चाहे क्या NRln V2/V1, वही सेम आ गया आइसोथर्मल का। तो सही है, क्योंकि वैक्यूम जो होता है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो आइसोथर्मल ही तो है ना। वैक्यूम के केस में अगर आइडियल गैस है तो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों सेम हो जाता है, तो जो आइसोथर्मल में आएगा वही एडियाबेटिक में आएगा। चलो हो गया टेबल। टोटल क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव डायरेक्ट हमको दिख रहा है, और ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि सराउंडिंग जीरो है, टोटल पॉजिटिव है,
तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे वो एक्सपेंशन हो, उसमें एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ता है, ऑलवेज बढ़ेगा, कभी भी घटने वाला नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब कभी कभी इसमें सवाल पूछ लेगा, जैसे मान लो कि यहां सीवीएम कर लो और यहां V2/V1 कर लो, V2/V1, और तुमको बोला कि वॉल्यूम घट रहा है, तो अगर वॉल्यूम घट रहा है तो V2 छोटा होगा V1 से, यानी ये टर्म हो गया नेगेटिव। लेकिन ओवरऑल इसको पॉजिटिव रहना है, इसका मतलब कि वॉल्यूम घटने से, है ना, वॉल्यूम घटा, कंप्रेशन हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ेगा कि सेकंड टर्म को कंपनसेट कर देगा। सेकंड नेगेटिव है, पहला टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको वो पूरी तरह से कंपनसेट कर देगा। तो ऐसे घुमा के भी सवाल पूछ सकता है, बढ़िया सवाल हो जाएगा वो। ठीक है, चलो एक बार बता दो, रिवाइज करा दो ये क्या करें इसमें। सराउंडिंग हमेशा जीरो, याद हो गया। रिवर्सिबल में टोटल जीरो है और सराउंडिंग जीरो है, तो सिस्टम भी जीरो होगा। ठीक है, अब वैक्यूम में आ जाओ, सबसे लास्ट वाला। तो वैक्यूम में सराउंडिंग तो जीरो है, सही है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो सिस्टम क्या होगा, बस टेम्परेचर का टर्म गायब हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, NR ln V2/V1 चाहे NR ln P1/P2 हो जाएगा। बचा इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल में पहले इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा के T2 निकाल लो, और एक बार T2 निकल गया तो डेल्टा इसका बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक है, वॉल्यूम दिया है तो, लेकिन रेयरली ही वॉल्यूम देगा तुमको प्रेशर, तब तुम क्या करोगे, NCPM ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। ठीक है, तो इसको भी दोनों टेबल 8-10 बार, आज के आज, वीडियो के बाद, वीडियो के दौरान, आज ही लेकिन 8-10 बार ट्राई कर लेना, ताकि इस टेबल पे अच्छे से कमांड हो जाए। क्वेश्चंस देखो, जेई के लिए तो चलो सही है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जेई में भी नॉर्मली उतना टफ नहीं जाता, और ये ऐसा हिस्सा है जिससे मेडिकल में भी सवाल पूछता है, जेई में भी पूछता है, लेकिन साइन कन्वेंशन से पूछता है। तुमसे पूछेगा कि साइन बताओ, इन सारे प्रोसेसेस में किसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिस्टम का चाहे सराउंडिंग का चाहे टोटल का। तो इसमें अगर अच्छे से कमांड रहेगा तो वो साइन कन्वेंशन वाला जो बात है वो एकदम बिल्कुल चुटकी में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद हम लोग इसका कुछ सवाल देखेंगे। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल कुछ देखते हैं। पहला देखो, पहला में कह रहा है कि 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड इरिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है 37 डिग्री सी पे, until its volume is doubled, वॉल्यूम दुगना हो गया, and 3.41 किलो जूल हीट इज एब्सॉर्ब्ड। क्यू सिस्टम दिया हुआ है 3.41 किलो जूल, एब्सॉर्ब हुआ तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है कि डेल्टा एस टोटल बताइए, तो पहले ये बताओ डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा। तो आइसोथर्मल में डेल्टा एस सिस्टम क्या है, NR ln V2/V1। ठीक है, मोल कितना है, 2 गुना R ln V2/V1। वॉल्यूम कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है, तो यहां पे आप लिखोगे ln2। V1 से V2 2 बार में कट जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे, आंसर दिया है जूल में 2 × 8.314, ln2 का वैल्यू होता है 0.693, तो यहां से जूल में आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, छोटा करने के लिए 25/3 लिख सकते हो, और 3 से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा। डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा सराउंडिंग बराबर था -Q सिस्टम बाई T। -Q सिस्टम, Q सिस्टम इसमें डायरेक्ट दे दिया है, अगर नहीं देता तो हमको वो डेटा देता जिससे हम इस चीज को निकालते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट दे दिया है तो हम उसी को इस्तेमाल करेंगे सीधे। तो ये कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर दो, 3.41 - 3.41। ठीक है, लेकिन ये किलो जूल में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया है, आइसोथर्मली एट 37 डिग्री सी। 37 डिग्री सी का मतलब 310, यहां लिख देंगे 310, ये भी आ जाएगा जूल पर केल्विन में, ये भी आ गया जूल पर केल्विन में। दोनों को ऐड कर दोगे तो डेल्टा एस टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो इसको निकाल लेना। अगला देखते हैं, इसमें कर रहा 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस वाज टेकन थ्रू आइसोकोरिक हीटिंग। आइसोकोरिक की बात कर रहा है, फ्रॉम 100 केल्विन टू 1000 केल्विन। तो आइसोकोरिक में डेल्टा एस क्या था बच्चों, तो डेल्टा एस बराबर आया था NCVM ln T2/T1। N मोल कितना 1 दिया हुआ है, CVM मोनोएटॉमिक का 3R/2 ln T2/T1। तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 1000 और इनिशियल हो गया 100, तो ये हो जाएगा 3R/2 ln 10। आ गया ये, बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम तो हमेशा यही होगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। बोल रहा है प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली। तो चलो मान लो पहला कर रहे हैं हम, तो पहला में रिवर्सिबल के लिए आ गया। अब बोल रहा है डेल्टा एस सराउंडिंग, तो रिवर्सिबल में टोटल क्या होता है 0,
रिवर्सिबल के केस में डेल्टा एस टोटल होता है 0, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, अगर सिस्टम इतना है तो सराउंडिंग हो जाएगा -3r/2 ln10। यही बोल रहे थे कि जब भी रिवर्सिबल है सिस्टम निकाल लो, टोटल 0 होता है तो सिस्टम का साइन उल्टा कर दोगे तो सराउंडिंग आ जाएगा। ठीक है, हो गया है। दूसरा सेकंड में कह रहा है कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो सिस्टम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताए थे पिछले क्लास में। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, वही सेम उसी तरीके से निकलेगा 3r/2 ln10। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालोगे, तो सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या था, -q सिस्टम बाई टी। प्रोसेस कौन सा है बच्चों, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में q किसके बराबर, डेल्टा यू के, तो हम इसको लिखेंगे -डेल्टा यू सिस्टम का बाई टी। और डेल्टा यू क्या होता है, NCVM डेल्टा टी, NCVM डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। NCVM n हो गया 1, CVM हो गया 3r/2 डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल है 1000, इनिशियल है 100, 1000 में से 100 को माइनस कर दो डिवाइडेड बाई टी। अब ये टी फंस रहा है, टी हम कितना ले, ये वाला टी हम कितना ले, 100 के बराबर ले कि 1000 के बराबर ले। ये टी है कौन सा, तो ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता था वो लेते थे, और हम बोले थे कि जब नहीं दिया रहे तो टेम्परेचर सराउंडिंग का सिस्टम के बराबर लेना। लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो तो चेंज हो रहा है, 100 से 1000 हुआ है, तो हम कौन सा लेंगे, तो क्या सिखाए थे, ऑलवेज फाइनल लेना। क्योंकि फाइनली हमारा सिस्टम अगर कुछ नहीं दिया है तो मान के चलेंगे सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब जाहिर सी बात है सिस्टम सराउंडिंग का तो चेंज नहीं किया होगा, सराउंडिंग ही सिस्टम का चेंज किया होगा। तो सराउंडिंग सिस्टम का टेम्परेचर तब तक चेंज किया जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम कब आया, 1000 पे, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर हम लेकर चलेंगे 1000। किस सराउंडिंग 1000 था, 1000 की वजह से वो सिस्टम को चेंज किया, तब तक चेंज किया जब तक कि सिस्टम को अपने बराबर ना कर दे। अगर कुछ नहीं दिया है तो छोटी सी बात, जैसे प्रेशर में करते थे कि अगर फाइनल प्रेशर नहीं दिया है तो तुम एक्सटर्नल के बराबर लेते थे, उसी प्रकार से यहां भी अगर सराउंडिंग का नहीं दिया है, चाहे फाइनल नहीं दिया है, तो तुम सिस्टम का फाइनल और सराउंडिंग को इक्वल कर दोगे। तो यहाँ सिस्टम का फाइनल है 1000, तो हम सराउंडिंग का भी फाइनल सराउंडिंग जो है उसका भी टेम्परेचर ले लेंगे फाइनल के बराबर। तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा 1000 से, तो कितना आ जाएगा ये। इसलिए सवाल हम टिक किए थे, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। ये पंगा एडियाबेटिक आइसोथर्मल ये सब में नहीं आता। एडियाबेटिक में सराउंडिंग सीधे 0 हो जाता है, सिस्टम में ये आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर फिक्स है तो तुम डेटा सीधे रख दोगे। इसलिए इस वाले पार्ट को उठाया गया। आइसोकोरिक चाहे आइसोबारिक आ जाए तो टेम्परेचर उसमें चेंज करेगा, और अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम के फाइनल टेम्परेचर के बराबर होगा। ठीक है, तो 3r/2 1000 में से 100 चला गया, ये 900 बटा 1000, ये हो जाएगा 0.9 के बराबर। यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट आर पे डिपेंड करेगा। हमारा आंसर आर के टर्म में दिया है तो हम इसी फॉर्मेट में लाकर छोड़ देंगे। ठीक है, और आगे एक माइनस साइन लगा हुआ था पहले से ही, माइनस 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 हो गया बच्चों, नोट कर लो इसको भी। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि हर पार्ट में बताओ कि डेल्टा एस सिस्टम का साइन क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग का साइन क्या होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब एग्जाम में पूछता है इस तरह का सवाल। तो हमसे साइन पूछ रहा है डेल्टा एस सिस्टम का, डेल्टा एस सराउंडिंग का। पहला फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, रिवर्सिबल। सबसे पहले रिवर्सिबल आ गया, तो रिवर्सिबल का मतलब क्या, रिवर्सिबल का मतलब डेल्टा एस टोटल 0 होगा। पहले रिवर्सिबल वर्ड को पकड़ना। अगला लिखा है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्यू सिस्टम 0 होता है तो सराउंडिंग तो हमेशा 0 होता है एडियाबेटिक में, तो सराउंडिंग 0 हो जाएगा, और अगर सराउंडिंग 0 हो गया सिस्टम भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से साइन को हम पकड़ते हैं। ठीक है, दूसरा रिवर्सिबल वेपोराइजेशन। रिवर्सिबल है फिर से, तो टोटल 0। अगर टोटल 0 हो गया वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड गैस में जा रहा है, तो लिक्विड जब गैस में जाता है तो सिस्टम का बढ़ता है। इंट्रोपी जिस दिन शुरू किए थे स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी पढ़ाने के बाद, वहां पे हम बताए थे कि कहां पे एंट्रोपी, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, सॉल्यूट का डिसॉल्व हो जाना, एटोमिसिटी का बढ़ना, इन सारे चीजों के सहारे हम बताए थे कि एंट्रोपी कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल तो टोटल 0, वेपोराइजेशन है तो लिक्विड गैस में जा रहा है। अगर लिक्विड गैस में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव होगा, है ना, एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होगा, और डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव होगा तो सराउंडिंग में चेंज नेगेटिव होगा। हो गया अभी तीसरा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल होता है तो टोटल हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जब भी वैक्यूम आए चाहे फ्री एक्सपेंशन आए, टोटल पक्के से पॉजिटिव और सराउंडिंग पक्के से क्या होगा, 0 होगा। तो सराउंडिंग 0 है और टोटल पॉजिटिव है, इसका मतलब कि सिस्टम भी क्या हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा। वैसे भी एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nr ln v2/v1, तो एंट्रोपी बढ़ रहा होगा। लेकिन हम लोग ऐसे निकाल लिए
एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन जो है, फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में फ्री एक्सपेंशन पॉजिटिव हो गया टोटल यहाँ पे, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, और सराउंडिंग क्योंकि जीरो है, फ्री एक्सपेंशन में क्यू जीरो होता है, इसलिए तो हमारा सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा। तभी तो पॉजिटिव और जीरो जोड़कर पॉजिटिव आएगा। अगला देखो नंबर 4, इस तरह के रिएक्शन का कैसे करेंगे। तो सिस्टम वाला तो आसान है, सिस्टम वाले में रिएक्शन का डेल्टा एनजी देख लो। तो देखो तो गैसियस मोल बढ़ रहा है, यहाँ सॉलिड है यहाँ गैस है, गैस ज्यादा है प्रोडक्ट में, तो सिस्टम का बढ़ रहा है। अब सराउंडिंग कैसे निकालेंगे, तो सराउंडिंग तुम तभी निकाल पाओगे जब तुमको ये पता हो कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। क्योंकि अगर इंडोथर्मिक होगा, डेल्टा सराउंडिंग क्या होता था, डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। तो केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो क्यू सिस्टम हो जाएगा माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। किसके लिए, रिएक्शन के लिए। रिएक्शन के केस में ये हो जाएगा। तो अगर इंडोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच सराउंडिंग नेगेटिव होगा। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सराउंडिंग जब भी निकालोगे रिएक्शन में तो हमको इंडो एक्सो पता होना चाहिए। अगर इंडो हुआ तो डेल्टा सराउंडिंग नेगेटिव, अगर एक्सो हुआ तो डेल्टा सराउंडिंग पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये डिसोसिएशन का रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तब ये बनता है, यानी इंडोथर्मिक है। अगर इंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव होगा तो आगे माइनस साइन लगा है, डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट निकल गया है वाला चीज। अगर जबरदस्ती इस पे कमेंट करने के लिए बोलेगा तो तुम बोलोगे रिएक्शन हो रहा है इसलिए स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस में टोटल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये नो कमेंट है। लेकिन अगर बोलेगा कमेंट करने के लिए तो हम स्पॉन्टेनिटी करके डेल्टा एच टोटल को पॉजिटिव कर देंगे। ध्यान रखना इस चीज को, साइड में लिखना हो तो लिख लेना कि अगर जबरदस्ती कमेंट करने को बोलेगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे स्पॉन्टेनियस मान के, क्योंकि अगर रिएक्शन हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा। नंबर 5 में देखो फिर से आ गया रिवर्सिबल। जैसे रिवर्सिबल मिला खुश हो गए हम लोग, क्योंकि टोटल तो जीरो होगा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब वेपर लिक्विड में चला गया। अगर वेपर लिक्विड में गया तो सिस्टम का एंट्रोपी घट जाएगा, यानी ये नेगेटिव होगा, और टोटल है जीरो, तो ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक बात बताओ बच्चों, यही सेम रहता लेकिन इरिवर्सिबल लिख देता, तब क्या करते हैं। अगर मान लो यही सेम रहता और यहां लिखता है इरिवर्सिबल, तो देखो क्या करते हैं, इरिवर्सिबल, ये तो वही होता नेगेटिव, क्योंकि कंडेंसेशन है, गैस लिक्विड में गया। अब पूछता सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग में फॉर्मूला ये, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला लग रहा है हमारा, तो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सारी चीजें, इन सब में तुमको पता तो है ही कि डेल्टा एच का साइन क्या होता है। अगर सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो हीट देना पड़ेगा, नहीं डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। लिक्विड गैस में गया तो भी पॉजिटिव, उल्टा करोगे तो हीट रिलीज होगा। गैस लिक्विड में गया हीट रिलीज होगा, गैस लिक्विड सॉलिड में गया तो हीट रिलीज होगा। तो यहाँ कंडेंसेशन है, गैस लिक्विड में गया तो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो सराउंडिंग पॉजिटिव होगा। देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो रिवर्सिबल रहा चाहे इरिवर्सिबल रहे, इन दोनों का साइन वही रहेगा। लेकिन रिवर्सिबल में इन दोनों को जोड़कर जीरो आएगा, और इरिवर्सिबल में इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, दोनों जोड़ के पॉजिटिव आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो, है ना। इरिवर्सिबल में टोटल हमारा पॉजिटिव आएगा पक्के से, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड नेगेटिव का मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, और रिवर्सिबल के केस में साइन वही रहेगा लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सारा छोटा छोटा जो पॉइंट है वो एकदम शार्पली दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तब जाकर सारा सवाल तुम कर पाओगे। अगला देखो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। जैसे एडियाबेटिक मिला हम खुश हो गए, क्योंकि एडियाबेटिक में सराउंडिंग क्या होता है, जीरो। इरिवर्सिबल तो टोटल होगा पॉजिटिव, और टोटल पॉजिटिव तो सिस्टम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नंबर 7 आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। फिर से फ्री एक्सपेंशन आ गया, आइसोथर्मल रहे चाहे एडियाबेटिक रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सराउंडिंग जीरो होगा, इरिवर्सिबल है तो बाहर में पॉजिटिव होगा। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल होता है तो टोटल पॉजिटिव होगा, टोटल पॉजिटिव होगा तो सिस्टम भी पॉजिटिव होगा। अगला रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल है तो टोटल जीरो। एडियाबेटिक, अगर एडियाबेटिक है तो हमारा सराउंडिंग क्या होगा, जीरो, और सराउंडिंग जीरो है तो सिस्टम में जीरो होगा। ठीक है, तो ये पहला और लास्ट सेम हो गया, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, है ना। एक्सपेंशन एक काम करते हैं, इसको कंप्रेशन कर देते हैं तो अलग हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, कंप्रेशन अगर रहेगा तो भी सेम चीज आएगा, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है तो टोटल जीरो, एडियाबेटिक है तो सराउंडिंग जीरो। ठीक है, और अगर ये दोनों जीरो है तो सिस्टम को भी जीरो होना पड़ेगा, यानी एक्सपेंशन रहे चाहे कंप्रेशन रहे, बस कंफ्यूज करने के लिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सब आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो जरूर करना अच्छे से। अभी कुछ और एग्जांपल 3-4 लेंगे हम इसी का। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर ले वाला।
देखो बच्चों, अब ये देखते हैं इतना, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, टोटल भी लिख देते हैं। कर रहा है फ्यूजन एट मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन का मतलब क्या? फ्यूजन का मतलब हुआ कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा अगर मेल्टिंग पॉइंट पे, तो ऐसे सोचो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सी पे, तो 0 डिग्री सी पे तो आइस और वाटर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब रिवर्सिबल होगा ये प्रोसेस, आइस वाटर में भी जा सकता है, वाटर आइस में भी आ सकता है। तो यहाँ टोटल क्या होगा? टोटल 0 हो जाएगा। टोटल अगर 0 हो गया और फ्यूजन हो रहा है सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है, यानी ये पॉजिटिव होगा, और टोटल 0 है तो ये नेगेटिव होगा। नंबर 10, वेपोराइजेशन, यानी लिक्विड गैस में जा रहा है कहां? बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सी पे पूरे और 1 atm प्रेशर है, तो है ना, वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा तो फिर से टोटल 0 हो गया। लिक्विड गैस में गया तो ये पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। कंडेंसेशन, ट्रिपल पॉइंट पे। कंडेंसेशन का मतलब क्या? गैस लिक्विड में आया, तो गैस लिक्विड में आएगा तो एंट्रोपी घटेगा, तो ये हो गया नेगेटिव। और ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट किसको बोलते हैं? अगर नहीं आइडिया तो लिख लेना कि ट्रिपल पॉइंट वह टेम्परेचर प्रेशर का कॉम्बिनेशन होता है जहां पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम में रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों। जहां पे सॉलिड लिक्विड गैस जिस टेम्परेचर प्रेशर पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों इक्विलिब्रियम में होगा उसे हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट पे अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है यानी रिवर्सिबल, तो इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में रहे तो रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह बिहेव करता है। ध्यान देना, रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह कोई भी रिएक्शन तभी बिहेव करता है जब वो इक्विलिब्रियम पे हो। तो ये 0 हो गया, ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। लास्ट, मेल्टिंग एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग करा रहा है, तो ऐसे सोचो पानी के केस में बॉइलिंग पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सी, और वहां मेल्ट करा रहे हो तुम आइस को। मेल्टिंग का मतलब सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, यानी आइस मेल्ट करा रहे हो, तो 100 डिग्री सी पे तो आइस पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम वहां थोड़ा एस्टेब्लिश होगा, आइस पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होगा, आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और पूरा हो जाएगा यानी रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस हुआ। स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा एस टोटल क्या होगा? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सवाल उठता है ये क्या होगा, सराउंडिंग वाला क्या होगा? तो अभी हम लिखे थे कि जब भी रिएक्शन आ जाए तो ये भी एक फेज चेंज रिएक्शन है। कौन सा है? मेल्टिंग का, यानी सॉलिड किस में जा रहा है? लिक्विड में। सॉलिड लिक्विड में गया तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए हीट एब्सॉर्ब करता है, और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, और क्यू सिस्टम डेल्टा एच के बराबर, तो पॉजिटिव के आगे माइनस साइन लगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। तो ये सारा सवाल बार बार रिवाइज करना, साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इन सारे सवाल पे तुमको कमांड है, बिल्कुल अगर तुम तुरंत में आंसर कर देते हो तो। सोचने का तरीका, एडियाबेटिक रहा तो सराउंडिंग हमेशा 0, रिवर्सिबल रहा तो टोटल हमेशा 0, इरिवर्सिबल रहा तो टोटल हमेशा पॉजिटिव। सॉलिड लिक्विड में गया, लिक्विड गैस में गया तो सिस्टम का बढ़ेगा, गैस लिक्विड में गया, लिक्विड सॉलिड में गया तो सिस्टम का घटेगा। केमिकल रिएक्शन में अगर इंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा सराउंडिंग नेगेटिव होगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो डेल्टा एच सराउंडिंग हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इतनी बातें हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला हेडिंग है बच्चों, एरिया अंडर टीएस कर्व। ये एडवांस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएस कर्व बहुत ही, है ना, हाई क्लास कॉन्सेप्ट होता है ये। एरिया अंडर टीएस कर्व, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व। सपोज करो तुमको टेम्परेचर और एंट्रोपी का कर्व दे दिया, ऐसे कोई कर्व दे दिया, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ एंट्रोपी है, ये दिया हुआ है, ये आपका S1 से लेके S2 तक जा रहा है। तो तुमसे बोलेगा कि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आखिरकार। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैथ्स में तुम पढ़े हो कि अगर ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, और कोई भी ऐसे ग्राफ है इस तरह से, तो x1 से x2 के तक का एरिया अंडर द कर्व तुम कैसे निकालते हो? तो एरिया अंडर द कर्व निकालने का तरीका होता है कि जो भी हमारा फंक्शन है y, ठीक है, y बराबर अगर fx है तो तुम क्या करते थे? fx dx का इंटीग्रेशन कर देते थे x1 से x2 तक, यही करते थे। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो बराबर होगा y एक्सिस जो है, y बराबर अगर fx है तो सीधे उसको y लिख रहे हैं, तो y dx का इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक।
इसका एक एप्लीकेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पीवी कर्व में बताया गया था कि अगर आपको कोई भी पीवी कर्व दिया हुआ है ना, रिवर्सिबल वाला केस में पीवी कर्व अगर दिया हुआ है तो ये जो एरिया होता था, एरिया अंडर द कर्व, वो हम निकालते थे पीडीवी के सहारे, V1 से लेके V2 तक। ठीक है बच्चों, तो किसी का भी अगर ग्राफ दे दिया है ना और एरिया अंडर द कर्व पूछे, अगर मान लो यूवी दे देता तो हम लिखते कि यूडीवी का इंटीग्रेशन होगा, एरिया अंडर द कर्व जो होगा, पीडीवी का इंटीग्रेशन, प्रेशर वॉल्यूम है तो, है ना, कोई भी यहाँ पे कोई भी टर्म हो, यहाँ पे M1 हो यहाँ M2 हो, तो हम लिखेंगे M1 D M2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा जिस लिमिट में दिया रहेगा वो। तो सेम लॉजिक से इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ds, कहां से कहां तक, S1 से लेके S2 तक, ये चीज रिप्रेजेंट करता है टी ds। और बताओ ds बराबर क्या होता था, dq रिवर्सिबल बाई टी, और dq रिवर्सिबल बराबर क्या है, टी ds। तो टी ds को तुम लिख सकते हो S1 से लेके S2 तक, टी ds को हम लिख सकते हैं dq रिवर्सिबल, dq रिवर्सिबल यानी कि dq रिवर्सिबल का इंटीग्रेशन हो गया q रिवर्सिबल कहां से कहां तक, S1 से लेके S2 तक। कहने का मतलब इंट्रोपी अगर S1 से S2 तक गया तो उस प्रक्रिया में जो हीट एक्सचेंज होगा वो हमको एरिया अंडर द कर्व से मिलेगा। पीडीवी रिवर्सिबल में किसके बराबर होता था, वर्क डन के, तो हमने इसको क्या लिखा था, इसी को हम लिख सकते हैं V1 से V2, पीडीवी को लिख देंगे DW, तो ये हो जाएगा वर्क डन के बराबर। तो हमने लिखा था कि जो वर्क डन होता है वो पीवी कर्व के नीचे का एरिया होता है। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, इतना तुमको समझाए हम, वो बिल्कुल बेसिक से समझा दिए। एक और तरीका था समझाने का कि जिस प्रकार से पीवी कर्व में एरिया अंडर द कर्व पीडीवी के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से टीएस कर्व में एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो टीडीएस के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और टीडीएस जो होता है वो हीट एक्सचेंज होता है। तो हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद, जगह तो नहीं है, बोल देते हैं, उसके बाद हम उधर मिटा के लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, पॉज करके तुम पहले इसको नोट कर लो, ये सब साइड में नोट करना है, ये वाला जो पार्ट है लाइन खींच के उधर नोट कर लेना, ये हमारा मेन डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको। ठीक है, नोट कर लिए होगे। अब एक काम करो, अब हम लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो टीडीएस होगा, टीडीएस का इंटीग्रेशन, टीडीएस होता है डीक्यू, और डीक्यू आ गया हीट एक्सचेंज के बराबर। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं एरिया अंडर द टीडीएस कर्व, टीडीएस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द टीडीएस कर्व रिप्रेजेंट्स हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, हीट एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो और बताओ, इसी लॉजिक से और जो हमने पीवी कर्व में पढ़ा था उसके हिसाब से, अगर तुमको ऐसा कोई टीएस कर्व दे दिया, ये दे दिया ए बी सी डी, तो जिस प्रकार से पीवी कर्व में एरिया इनक्लोज जो था वर्क डन था, साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकाले थे हम लोग, पहले ऊपर वाले का निकाले थे, नीचे वाले को घटा दिए थे, तो अंदर का एरिया आ गया था, जगह देखना इस थर्मल में कराया गया था। तो उसी प्रकार से यहां तुम क्या लिखोगे कि एरिया इनक्लोज, यहां पे एरिया अंडर है क्योंकि यहां जो ग्राफ है वो ए से बी तक है बस, लेकिन यहां पे एक साइक्लिक कर्व है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे कि एरिया इनक्लोज्ड जो है, एरिया इनक्लोज्ड कहां से कहां तक, ए बी सी डी, ये पूरा एरिया जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा फिर से नेट हीट एक्सचेंज के। ठीक है, नेट हीट एक्सचेंज, और प्रोसेस कौन सा है, साइक्लिक है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा, 0, और अगर डेल्टा यू 0 होगा तो क्यू सिस्टम बराबर माइनस डब्ल्यू सिस्टम हो जाएगा। कहने का मतलब एरिया जो इनक्लोज है, अंदर का जो एरिया है ये वाला एरिया इनक्लोज, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस का हीट एक्सचेंज हो गया, और हीट एक्सचेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो टीडीएस के हिसाब से देखो डीक्यू किसके बराबर, टीडीएस के बराबर। तो अगर हम इंट्रॉपी यहां पे बढ़ रहा है, ध्यान देना, S1 से S2 इंट्रॉपी बढ़ रहा है, इस एक्सिस पे तुम राइट हैंड साइड में जा रहे हो, तो इंट्रॉपी अगर बढ़ेगा तो डीएस का साइन पॉजिटिव होगा, अगर डीएस का साइन पॉजिटिव होगा तो डीक्यू का भी साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर
लेफ्ट टू राइट जाओगे, एंट्रॉपी बढ़ने के डायरेक्शन में जाओगे तो हीट का साइन पॉजिटिव यानी हीट ऐड होगा। अगर घटने के डायरेक्शन में अगर एरो उल्टा हो जाए तो एंट्रॉपी घटेगा, और एंट्रॉपी घटेगा तो हीट यहां से रिलीज होगा। ठीक है, ये सारा कुछ क्यों बता रहे हैं, अभी तुरंत हम इसके बेसिस पे कार्नोट साइकिल बनाएंगे टीएस कर्व में, और तुमसे पूछेगा इफिशियंसी। बढ़िया सवाल अगर पूछेगा तो टीएस कर्व एक साइक्लिक दे देगा, तुमसे पूछेगा कि इस कर्व के हिसाब से बताओ इफिशियंसी इंजन का क्या होगा। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप करके वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब तक क्या सीखे, टीएस कर्व के नीचे का एरिया हीट एक्सचेंज के बराबर है। ठीक है, वो हीट एक्सचेंज वर्क डन के बराबर होगा या नहीं होगा, तो तुम बोलोगे साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तब तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेल्टा यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस हो गया, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो गया तो तुम सीधे बोलोगे, तुरंत बोलोगे कि हमारा जो हीट एक्सचेंज है और जो वर्क डन है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन लेकिन उल्टा उल्टा होगा, क्योंकि डेल्टा यू जीरो होने पे क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू होता है। तो हीट अगर ऐड हो रहा है, क्यू अगर पॉजिटिव है तो डब्ल्यू नेगेटिव होगा, यानी कि वर्क डन बाय द गैस होगा, और अगर क्यू नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया इनक्लोज्ड एबीसीडी प्रोसेस का बराबर हो गया किसके, हीट एक्सचेंज के। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हीट एक्सचेंज के मैग्नीट्यूड के, और यही बराबर हो जाएगा डब्ल्यू नेट के मैग्नीट्यूड के। तो जब भी तुमसे ऐसा कोई साइक्लिक प्रोसेस दे दे, ठीक है, अब एक और चीज देखो, यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है, ऊपर में एंट्रॉपी बढ़ने वाला डायरेक्शन है और नीचे में घटने वाला है, यानी जितना हीट ऐड हुआ ए से बी में हीट ऐड हो रहा है, ध्यान देना ए से बी में क्या हो रहा है तो हीट ऐड हो रहा है, बी से सी में एंट्रॉपी फिक्स है, कांस्टेंट है तो डीएस जीरो, और डीएस जीरो है तो डीक्यू जीरो। ठीक है, तो बी से सी में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बी से सी आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक हो गया है। सी से डी में एंट्रॉपी घट रहा है तो हीट एक्सचेंज नेगेटिव होगा, हीट रिलीज होगा, और डी से ए में फिर से हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो ए से बी में हीट सिस्टम में ऐड हुआ और सी से डी में सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है। तो तुमको हीट एडेड भी पता है, हीट रिलीज भी पता है, यानी हमारा जो इंजन था उसमें Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, तो तुम इंजन का एफिशिएंसी आराम से निकाल लोगे, पहली बात। दूसरी बात, हीट एडेड AB के नीचे का एरिया ज्यादा होगा, CD के नीचे का एरिया कम होगा, तो ओवरऑल इसमें क्या होगा, तो इसमें क्लॉकवाइज साइकिल है, अगर TS क्लॉकवाइज साइकिल है तो उसमें हीट एब्सॉर्ब होगा, है ना। ऐसा अगर हम लिखें, अगर क्लॉकवाइज है कौन सा साइकिल, TS, अगर TS क्लॉकवाइज साइकिल है तो हीट एब्सॉर्ब होगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, उल्टा डायरेक्शन गाड़ी का, यानी इस तरीके से अगर है, एरो ऊपर में उल्टा हो जाता है, तो इस वाले में हीट रिलीज होगा। ठीक है, ऊपर में हीट जो ऐड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, उसके अंदर का जो एरिया है वो ज्यादा है रिलीज होने वाले से, तो क्लॉकवाइज साइकिल अगर है, ये सारा पॉइंट पहले हम पीवी कर्व में डिटेल में लिखवाए थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिलहाल सारा हम तुम लोग को पॉइंट वाइज ही लिखवा देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम क्या बता रहे हैं, क्या क्या सीख लिया तुम लोग। जिस प्रकार से पीवी कर्व के नीचे का एरिया है ना पीडीवी देता है, यानी वर्क डन देता है, उसी प्रकार से टीएस कर्व में नीचे का जो एरिया होगा वो हमें टीडीएस देगा, यानी कि हीट एक्सचेंज देगा। ये हीट एक्सचेंज वर्क डन के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रोसेस साइक्लिक है कि नहीं है। अगर प्रोसेस साइक्लिक नहीं है तब ये बराबर नहीं होगा। अगर तुमको ट्रू फॉल्स में पूछता है कि टीएस कर्व के नीचे का एरिया और पीवी कर्व के नीचे का एरिया सेम होता है, तुम बोलोगे गलत। ठीक है, लेकिन अगर तुमको बोलता है कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में सेम होता है तो तुम बोलोगे सही है, क्योंकि टीएस कर्व के नीचे का एरिया हीट एक्सचेंज, पीवी कर्व के नीचे का एरिया चाहे एरिया इनक्लोज जो हो गया वो वर्क डन के बराबर, और हीट एक्सचेंज वर्क डन के बराबर तभी होगा जब वो साइक्लिक प्रोसेस होगा। ठीक है, और ये सारा का सारा जो हम भसड़ कर रहे हैं ये सब कुछ तभी एप्लीकेबल है जब प्रोसेस रिवर्सिबल भी होगा। तो अगर रिवर्सिबल है तभी ये सारी बातें करेंगे, वर्क डन और हीट एक्सचेंज को तभी बराबर करेंगे जब इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो, और वो तब होगा जब साइक्लिक है। तो ट्रू फॉल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, लिखा हुआ रहेगा कि रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में एरिया इनक्लोज्ड बाय टीएस कर्व एंड एरिया इनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व जो होता है वो सेम होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन अगर साइक्लिक नहीं लिखा तब वो सही होने वाला नहीं है। तो इतना समझ गए तुम लोग। तो एक काम करो, पहले तुम ये पूरा नोट करो। ठीक है, ये पूरा नोट करो, उसके बाद कुछ पॉइंट तुम लोग को बताते हैं। देखो बच्चों, अब ये पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट क्या है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस एरिया इनक्लोज जो होता है टीएस कर्व में, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा एरिया इनक्लोज इनसाइड पीवी कर्व। तो पीवी कर्व में जो एरिया इनक्लोज है वो वर्क डन, टीएस कर्व में जो एरिया इनक्लोज है वो हीट एक्सचेंज, और अगर साइक्लिक है तो डेल्टा यू जीरो होगा, तो क्यू का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। वो वाला पॉइंट लिखवा दिए। अब देखो, अगर क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, ये वाला है, ये क्लॉकवाइज हुआ,
तो ए से बी में इंट्रॉपी बढ़ रहा है, और इंट्रॉपी बढ़ने का मतलब ए से बी में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हुआ Q2 मान लो, और सी से डी में इंट्रॉपी घट रहा है, तो यहां पे हीट रिलीज हुआ Q1, तो Q2 कितना होगा, तो ए बी के नीचे का पूरा एरिया यहां तक, और Q1 क्या होगा, तो इस सी डी के नीचे का पूरा एरिया, तो कौन सा एरिया बड़ा है, तो ए से बी वाले के नीचे का एरिया ज्यादा है, तो हमने लिखा कि क्लॉकवाइज टीएस कर्व में हीट जो एब्जॉर्ब होता है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है हीट रिलीज से, इसलिए ओवरऑल हीट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इंजन, हीट इंजन यहीं पे बनता है, यही हीट इंजन है। हीट एब्जॉर्ब किया 100 जूल और उसमें से रिलीज कर दिया, थोड़ा सा कम रिलीज किया, तो जो रेस्ट होगा वर्क डन में चला गया। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज किसी भी हीट इंजन को अगर दर्शाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनेगा, हमेशा क्लॉकवाइज बनेगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अगर लोगे, मान लो इसी में हम साइन को उल्टा कर दें, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया पूरा। तो अब देखो क्या होगा, अब यहां पे एंट्रोपी बढ़ रहा है तो यहां पे हीट अंदर गया, लेकिन कितना हीट अंदर गया, इसके नीचे का, तो कम हीट अंदर गया, और यहां पे एंट्रोपी घट रहा है तो यहां पे हीट रिलीज हो जाएगा, तो Q2 अंदर गया और Q1 बाहर आया, तो AB के नीचे का एरिया ज्यादा है CD के नीचे के एरिया से, तो हीट कम एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा हीट यहां पे रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा, 100 जूल लिया और 200 जूल रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम है ना, उस पर वर्क भी साथ साथ हो रहा है, तभी ऐसा हुआ होगा। सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि हीट तुम दोगे तो उसमें से कुछ वर्क करेगा ना, लेकिन 100 जूल तुम हीट दिए और 200 रिलीज हो रहा है, तो 100 जूल जो तुम दिए वो तो रिलीज हुआ ही, साथ साथ सिस्टम कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने की वजह से सिस्टम पे वर्क हो गया और उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत हीट जो है हमारा रिलीज हो गया, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज टीएस कर्व वाला जो पार्ट है ना, इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, और कोई भी इंजन में वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं होता, हमेशा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। वर्क डन का साइन नेगेटिव होना चाहिए तभी इंजन हमारे काम का है, अगर ओवरऑल वर्क पॉजिटिव हो गया तो वो इंजन हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। कैसे हम बोल रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है, तो देखो ऐसे साइक्लिक है, ठीक है। जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है ना, सॉरी, जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रहा है तो हीट ऐड हो रहा है, जो हीट एब्जॉर्ब हुआ वो कम है और रिलीज होने वाला ज्यादा है, तो ओवरऑल हीट रिलीज हुआ, तो क्यू नेगेटिव, और साइक्लिक है तो एंट्रोपी सॉरी डेल्टा यू हमारा 0 हो जाएगा, है ना। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो जाएगा, तो क्यू बराबर डब्ल्यू होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो हीट अगर यहाँ पे ओवरऑल रिलीज हो रहा है तो हमारा वर्क डन जो होगा, हीट अगर रिलीज हुआ तो क्यू का साइन नेगेटिव, और क्यू का साइन नेगेटिव तो डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव, डब्ल्यू का साइन अगर पॉजिटिव है तो हमारे किसी काम का नहीं है, डब्ल्यू नेगेटिव होना चाहिए तब हमारा गैस वर्क करेगा, बाय द गैस का साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज टीएस कर्व जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब जो होता है वो कम होता है हीट रिलीज से, ठीक है। हेंस ओवरऑल हीट एक्सचेंज इज नेगेटिव, ओवरऑल यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी नोट कर लो। एक सवाल हम देखते हैं कि इस डायग्राम के सहारे हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, अगर मान लो ये टीएस कर्व दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और ये हमने ऐसे कर दिया, एरिया जो है सपोज करो ये वाला एरिया A1 है अंदर का, और इसके नीचे का जो एरिया है वो A2 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हीट एडेड ऐसे लिखते हैं, AB में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, कौन सा एरिया होगा, ABCD, और यहां पे लिख दे रहे हैं EF, तो AB के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा, हीट एब्जॉर्ब में पूरा ही एरिया आ जाएगा, बराबर एरिया अंडर AB, जो कि बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 के। BC क्या है, BC में हीट एक्सचेंज 0 है, CD में क्या है, CD में एंट्रोपी घट रहा है तो हीट जो है वो रिलीज होगा, हीट रिलीज्ड, ठीक है। तो हीट रिलीज जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो CD के नीचे का एरिया यानी A2 के बराबर हो जाएगा, और DA में फिर से एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, DA का एरो उल्टा हो गया,
एंट्रोपी कांस्टेंट है तो यहाँ भी क्यू हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट हो ds 0 होगा, ds 0 होगा तो क्यू 0 हो जाएगा। अगर तुमसे बोले यहाँ पे कि इफिशियंसी बताओ क्या होगा इस इंजन का, तो इफिशियंसी बराबर क्या होता था, W नेट बाई हीट एडेड। तो W नेट क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0, तो डेल्टा U 0 तो W नेट Q नेट के बराबर होगा। और Q नेट कहां से आएगा, ये इनसाइड एरिया से आएगा, अभी जस्ट हमने बताया था। वैसे भी Q नेट अगर तुमको निकालना है तो हीट एब्जॉर्ब में से हीट रिलीज को घटाना होगा, तो इस पूरे में से इस नीचे वाले को अगर तुम घटा दोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ऑलरेडी निकाल के तुमको दिया हुआ है A1 के बराबर, तो इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे A1। A1 ध्यान देना, ये बस ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया है A1। A1 जो है वो ABCD का एरिया है, और A2 जो है वो CEFD का एरिया है, ठीक है। तो W नेट हो गया A1 एरिया इनसाइड डिवाइडेड बाय हीट एडेड। तो हीट ऐड किस में हुआ है, AB में हुआ है, तो AB के नीचे का एरिया, तो AB के नीचे का एरिया कितना था, A1 प्लस A2, तो हम इसको लिख देंगे A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये हो गया। मान लो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि ये TS है और ABCD कुछ ऐसे है, और तुमको बोला कि A का जो टेम्परेचर है और जो D का टेम्परेचर है, ये दिया हुआ है 300 केल्विन और ये दिया हुआ है 600 केल्विन, ठीक है बच्चों। और दे दिया कि जो हमारा एंट्रोपी चेंज है वो दिया हुआ है 15 जूल पर केल्विन और यहां दिया हुआ है 60 जूल पर केल्विन। और आपको बोला कि बताओ अगर ये किसी हीट इंजन को रिप्रेजेंट करता है तो इसका इफिशियंसी क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इफिशियंसी, जैसे हमको टीएस इफिशियंसी को लिख देना, एग्जाम में बिल्कुल फ्रेश तरीके से क्या सोचोगे, W नेट बाई हीट एडेड। W नेट क्या होगा, तो टीएस कर्व में है ना एरिया इनक्लोज जो होता है, एरिया इनक्लोज वही हमारा W नेट भी होगा, Q नेट भी होगा। तो पहले एरिया इनक्लोज निकाल लो, तो ये साइड कितना हो गया 600 माइनस 300, ये 300 हो गया, और ये साइड कितना हो गया, तो 60 में से 15 चला गया तो 45 आ जाएगा। तो W नेट हो गया ये वाला एरिया ABCD का, तो ABCD का एरिया हो गया 300 इंटू 60 में से 15 गया 45 डिवाइडेड बाई हीट एडेड। तो हीट ऐड किसमें हुआ है, A से B में एंट्रोपी बढ़ रहा है तो हीट ऐड हुआ है, यानी AB के नीचे का पूरा एरिया। तो AB के नीचे का यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो 600 है, ये हमारा 0 होगा, ऑरिजिन हो गया, तो 0 से 600, तो ये लेंथ हो गया 600 और ये विड्थ जो है वो 45 हो गया, तो नीचे में लिखोगे 600 इंटू 45, तो ये हो गया 1/2 के बराबर। ये हमारा एफिशिएंसी आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। तो टीएस कर्व देख के अब घबराना मत, अगर पूछेगा तो यही छोटा सा सवाल पूछेगा, ठीक है, और केवल जेई में पूछेगा, मेडिकल में नहीं पूछेगा, नोट करो। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। लास्ट का जो टीएस वाला पार्ट है वो मेडिकल वालों के लिए नहीं है, ज्यादा ध्यान मत देना उस पर, बस ट्रू फॉल्स वाला जो हम बताए थे 3 पॉइंट वो याद रखना, जेई वाले अच्छे से करना, एडवांस में आएगा ऐसा सवाल अगर आता है तो, ठीक है। इसके पहले जो पढ़ा था वो बहुत आसान था, टेबल वाला चाहे साइन कन्वेंशन वाला, उसको पक्के से सबको ही करना, ठीक है। वो खूब पूछता है, हर 2-3 साल पे वो पूछता है, तो वो पार्ट आसान था। मानते हैं टीएस वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो जैसे पीवी कर्व होता है वैसे टीएस कर्व होता है ना। टीएस कर्व हीट एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीवी कर्व वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सब कुछ जो है वो को रिलेट हो जाएगा। तो अगर एकदम दिमाग एकदम मस्त काम कर रहा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पे काम करना, ध्यान देना इस क्लास पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।